अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड स्पीक्स। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान साल 2024 के आगाज पर होगी 5 मैचेस की T20 आई सीरीज। वहाब रियाज ने कर दिया है टीम का ऐलान। 17 रुकनी टीम में कौन से बड़े हैरान कुन इंक्लूजन हुए हैं, कौन से डोमेस्टिक के परफॉर्मर टीम में आ चुके हैं और कैंप में कौन से एक्स्ट्रा खिलाड़ी आएंगे, आज करेंगे इसी सब पर बात। जी हाँ नाज़रीन, साल 2023 तो अपने अख्ताम की जानिब रवां दवाएं दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। 2023 भी अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है, लेकिन 2024 की आमद है और 2024 में होगा T20 वर्ल्ड कप। और T20 वर्ल्ड कप से पहले अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास वक्त बड़ा महदूद रह गया और मैचेस भी बहुत ज़्यादा महदूद रह गए। 5 मैचेस पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ जनवरी में खेलने, फिर PSL होगा, फिर अप्रैल में 5 मैचेस न्यूजीलैंड के साथ दोबारा ही खेले जाएंगे। फिर पाकिस्तान टीम जाएगी इंग्लैंड के दौरे पर, वहां इंग्लैंड के साथ आई थिंक 4 मैचेस हैं और नेदरलैंड और आयरलैंड के साथ भी कुछ मैचेस शेड्यूल हैं। तो पाकिस्तान के पास कुल मिला के अब 20 से कम इंटरनेशनल मैचेस रह गए ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी करने के लिए, जो कि अमेरिका में खेला जाएगा और वेस्ट इंडीज में। वहां की कंडीशंस में कैसे एडजस्ट करना है, वहां में क्या पाकिस्तान की टीम फॉर्मेशन होगी और कैसे पाकिस्तान की ये न्यू टीम मैनेजमेंट, न्यू कैप्टन अडॉप्ट करते हैं सारी चीज़ों को। बिकॉज इससे पहले बाबर आजम पाकिस्तान की T20 टीम के कप्तान थे, लेकिन जब ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का ख़त्म हुआ और वहाँ पे बुरी परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से रिजाइन कर दिया और अब शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के T20 में कप्तान बनाए गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी के लिए देखें न्यू असाइनमेंट ज़रूर है। पाकिस्तान टीम में वो एज ए कैप्टन आ चुके हैं, लेकिन शायद शाहीन शाह अफरीदी देखें वो एक ऐसे सर्कल से बिलोंग करते हैं जहां क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है उनका। उनके बड़े भाई रियाज अफरीदी भी पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, उनके ससुर शाहिद खान अफरीदी, उनसे कौन नहीं वाकिफ, वो पाकिस्तान के लेजेंड हैं। लेकिन ऑब्वियसली शाहीन अफरीदी को देखें एक बात अब समझनी पड़ेगी, शाहीन शाह अफरीदी एक कैप्टन बन चुके हैं, अब वो सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं है। अब उन्हें अपनी परफॉर्मेंस पे भी गौर करना पड़ेगा, अपनी फिटनेस पे भी गौर करना पड़ेगा, अपनी लीडरशिप पे भी गौर करना पड़ेगा। पहले वो एज ए इंडिविजुअल फास्ट बॉलर खेल रहे थे, लीडिंग फास्ट बॉलर थे पाकिस्तान टीम के, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस जब से वो इंजरी के बाद उन्होंने कम बैक किया, वो चार्म एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी जो शाहीन शाह अफरीदी की होती थी वो बहुत ज़्यादा मिसिंग नज़र आ रही है और इसका वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी अब एज ए कैप्टन के रोल में खुद को कैसे अडॉप्ट करते हैं। हम लाहौर कलंदर में तो उनकी कप्तानी देख चुके हैं, 2 सीजन उन्होंने लाहौर कलंदर की क़यादत की, लेकिन देखें लाहौर कलंदर का जो क्रिकेट टीम का माहौल है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का माहौल, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाहौर कलंदर की टीम में शाहीन शाह अफरीदी ऑल इन वन है, वो सब कुछ खुद मैनेज करते हैं और टीम में सिलेक्शन में उनकी से 99% उनकी से होती है। वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को फॉलो करते हैं। देन उसके बाद इवन इतना भी कि लाहौर कलंदर की टीम जो किट पहनती है वो भी शाहीन शाह अफरीदी डिज़ाइन करते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे अवामिल शामिल होते हैं। आपको मैनेजमेंट, आपको शायद उतना फ्री हैंड नहीं मिलता। बाबर आजम के पास एक बहुत फ्री हैंड था, तब शाहीन शाह अफरीदी भी कहा जाता है कि उन प्लेयर्स में शामिल थे जिनकी पाकिस्तान टीम में बड़ी से चलती थी। बाबर आजम के पास रोल इसलिए ज़्यादा था, एक तो रमीज़ राजा चेयरमैन थे, वो बाबर आजम के बहुत ज़्यादा फैन थे, बाबर आजम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और वो बाबर आजम के पीछे बहुत ज़्यादा छुपते भी थे। डेट्स वाई बाबर आजम को उन्होंने बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर्स दे दी थी और इसका कहीं ना कहीं टीम को नुकसान भी हुआ, कहीं बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी कल्चर भी नजर आया। लेकिन क्या शाहीन शाह अफरीदी के पास वो एब्सोल्यूट पावर्स होंगी इस मैनेजमेंट के अंदर, जहाँ ज़का अशरफ साहब चेयरमैन है, कितनी पथेटिक किस्म की वो चेयरमैनशिप कर रहे हैं। दूसरा, अब जो पाकिस्तान टीम का कोचिंग स्टाफ है उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी की कैसी सेटलमेंट होगी, लाइक हफीज़ भाई हैं एंड देन उमर गुल एंड देन सईद अजमल वगैरह, सिलेक्शन में वहाब भाई हैं। तो लेट्स सी शाहीन शाह अफरीदी को कैसी एब्सोल्यूट अथॉरिटी मिलती है कि वो किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड करें इस सारे सिनेरियो में। देन ऑब्वियसली बाबर आजम है, बाबर आजम पर बहुत ज़्यादा इन दिनों चहमगोइयों में भी थे कि आया बाबर आजम को ड्रॉप कर देना चाहिए टीम से। सिलेक्शन कमेटी चाहती है जी कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाए, ड्रॉप नहीं रेस्ट कर दिया जाए। रेस्ट का लफ्ज़ थोड़ा ज़्यादा मुनासिब और पार्लिमानी रहेगा, ड्रॉप का लफ्ज़ शायद इतना मुनासिब नहीं मैं इस्तेमाल कर रहा। लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने कहा जी कि नहीं, उन्हें टीम में होना चाहिए और बाबर आजम को टीम में रिटेन किया गया। देखें बाबर आजम की पिछले कुछ अरसे में T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस तो एक्सेप्शनल है, बट एक चीज़ जो उनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही है, जिसकी वजह से उन पर बहुत ज़्यादा हमेशा से क्रिटिसिज्म भी होता है बाबर आजम, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खबरों में भी रहते हैं, वो उनका स्ट्राइक रेट है। देखें 2024 में दुनिया दाखिल होने जा रही है, जहां अब इतनी मॉडर्न क्रिकेट हो चुकी है कि अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट सीरीज में देख लें 120 तक ऑलमोस्ट छक्के लग गए।
5 मैचेस में 120 छक्का T20 क्रिकेट में। देन यू कैन इमेजिन कि कितनी क्रिकेट फास्ट हो चुकी है। वहां पे बाबर आजम का स्ट्राइक रेट अंडर 130 है। ये जस्टिफाइबल नहीं करता। बाबर आजम हमारे सुपरस्टार हैं, हम भी उनके फैन हैं, हम उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जब मॉडर्न दौर के भी कुछ तकाज़े हैं, आपको दुनिया कहते हैं ना, वक़्त के साथ-साथ खुद को भी अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर आप वक़्त के साथ नहीं चलेंगे, तो वक़्त आपके साथ नहीं चलेगा, ठीक है? तो बाबर आज़म का देखें स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करना, मैं नहीं समझता बाबर के लिए कोई बड़ी बात है। जितने वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, जितनी बड़ी उनके पास स्ट्रोक रेंज है, वो ईज़िली खुद को अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा करने की भी ज़रूरत है ना, कि थोड़ा वो खुद को अडॉप्ट करने की कोशिश भी करें। जब आप में विल पैदा होगी कुछ करने की, तो ही स्किल पैदा होगी ना। तो बाबर आज़म देखें, अगर वो अपना रन रेट इंप्रूव नहीं करेंगे, तो वो बहुत जल्दी पाकिस्तान टीम के मंज़र-ए-आम से गायब हो जाएँगे, क्योंकि शायद बाबर आज़म के लिए अब पाकिस्तान टीम में पहले जैसे हालात नहीं रहे। नो डाउट वो बड़े प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा सर्व किया है, लेकिन ये एक स्ट्राइक रेट का मसला उन्हें बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है। उन्हें अपनी क्रिकेट जिस नंबर पे वो आगे खेलते हैं, नंबर 1 पोज़ीशन पे ओपनिंग करते हैं, अब मेरा ख़्याल नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए अब ओपनिंग कर पाएँगे। हम कॉम्बिनेशन पे आगे चल के बात करेंगे, लेकिन बाबर आज़म के हवाले से स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम उन्हें एज़ मच एज़ पॉसिबल सॉल्व करना होगा, नहीं तो बाबर आज़म के लिए प्रॉब्लम्स एग्ज़िस्ट करते रहेंगे। देन उसके बाद मोहम्मद रिज़वान है। मोहम्मद रिज़वान ने भी पिछले प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए परफ़ॉर्म किया है, बहुत क्रूशियल मौक़ों पे पाकिस्तान को फ़तूहात दिलाने में भी किरदार अदा किया है, लेकिन उनके बहुत क्रूशियल मौक़ों पे उनका भी ये स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता रहा है। आप एशिया कप के फाइनल में चले जाएँ, वो 2022 का जो दुबई के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ हुआ था, स्लो इनिंग्स थी बहुत ज़्यादा मोहम्मद रिज़वान की, दैट्स व्हाई पाकिस्तान वहाँ पे हार गया। लेकिन देखिए, रिज़वान और बाबर दे आर क्लासी प्लेयर्स, उनकी कोई क्लास पे, उनके कोई टैलेंट पे, उनकी कोई परफॉर्मेंसेस पे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि जो रन रेट है दोनों का 130 से नीचे है। तो आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में ये 130 का स्ट्राइक रेट नहीं जस्टिफाइबल। आप दुनिया में देखें जहाँ 200 का स्ट्राइक रेट नहीं अब मान, तो आप वहाँ पे 130 के स्ट्राइक रेट से कैसे सस्टेन कर पाएँगे? तो अब मेरा नहीं ख्याल ये जोड़ी भी अब कायम रह पाए, क्योंकि कॉम्बिनेशन के हवाले से जो बातें चल रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान आपको मुस्तकबिल करीब में ओपनिंग एक साथ करते हुए नज़र आएँ। देन उसके बाद फ़खर ज़मान है। फ़खर ज़मान देखें व्हाइट बॉल के तो बड़े तगड़े प्लेयर हैं, रिसेंटली वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कुछ बड़े क्रूशियल नॉक्स खेले हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में ऑब्वियसली जब से मोहम्मद रिज़वान और बाबर आज़म ने ओपनिंग करना स्टार्ट किया, वो फ़खर ज़मान को डिमोट कर दिया गया नंबर 3 पे, वो इससे भी नीचे जाके खेलते रहे। लेकिन अब न्यू टीम मैनेजमेंट का क्या माइंड होगा कि वो फ़खर ज़मान को किस नंबर पे ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर आगे आपके पास साइम अयूब भी अवेलेबल है। साइम अयूब रिसेंटली प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज़्यादा उन्होंने परफ़ॉर्म किया है, पाकिस्तान टीम के लिए भी खेल चुके हैं, और ये एक यंग प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, ये पाकिस्तान को फ्यूचर में सर्व कर सकता है। और अगर आपने अपना बेंच स्ट्रेंथ बनाना है, बिठाना है, साथ आपने कैरी ऑन करना है, उसको प्लेयर बनाना है, तो खिलाने के लिए मौके भी देने पड़ेंगे। और अब जो मेरा माइंड ऑफ ग्राफ बन रहा है कि मेरा ख्याल है मोहम्मद रिज़वान के साथ-साथ साइम अयूब को ट्राई करें ओपनिंग के ऊपर। लेकिन अगर साइम अयूब को आप ओपनिंग पे ट्राई करेंगे और बाबर 3 पे आएँगे, तो फ़खर ज़मान मज़ीद डिमोट हो जाएँगे। फ़खर ज़मान जैसा प्लेयर मैं समझता हूँ इतना यूटिलिटी प्लेयर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स मिलनी चाहिए। 120 बॉलों में भी अगर एक प्लेयर बिलफ़र्ज़ अब जिस तरह रिज़वान और बाबर बल्लेबाज़ी करते हैं, वो तो ऑलमोस्ट सारे ही ओवर खेल जाते हैं, आउट ही नहीं होते। तो इनको जितनी कम बॉलें मिलेंगी उतना नुकसान है। जिस तरह का फ़खर ज़मान एक्सप्लोसिव प्लेयर है, मैं कहता हूँ अगर वो टी20 में 20 बॉलें भी खेल जाए ना, वो मैच इधर से उधर कर सकता है। तो लेट्स सी टीम मैनेजमेंट फ़खर ज़मान को कहाँ पे यूटिलाइज़ करती है, साइम अयूब को कैसे मैनेज करते हैं। एंड देन बिकॉज़ हमारे पास अब ओपनिंग लॉट में बहुत सारे बल्लेबाज हैं। अब मैंने ये बाबर, रिज़वान, फ़खर ज़मान, साइम अयूब, ये चारों ऊपर के नंबर पे खेलने वाले हैं। देन उसके बाद साहबज़ादा फ़रहान को सिलेक्ट किया गया, वो कमबैक कर रहे हैं। साहबज़ादा फ़रहान भी रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में और पिछले कुछ सीज़न से बड़ा कंटिन्यूअसली परफ़ॉर्म कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग प्लेयर थे कि वो पाकिस्तान टीम में क्वालीफ़ाई करें। रिसेंटली उन्हें लाहौर कलंदर ने भी सिलेक्ट किया है। लेकिन अब साहबज़ादा फ़रहान ने रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में परफ़ॉर्म किया है, बट एज़ ए ओपनर परफ़ॉर्म किया है, जहाँ पे वो ऐसे ओपनर खेल रहे थे। आई थिंक लाहौर के लिए खेल रहे थे, अब मुझे उनकी टीम सही माइंड में नहीं आ रही, जिसके लिए भी खेल रहे थे। उन्होंने 50s भी स्कोर की, 100 भी स्कोर किया। अब लेट्स सी वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की डायमेंशन में कहाँ पे आगे एडजस्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी साहबज़ादा फ़रहान के लिए। विकेट कीपिंग ही पे कर सकते हैं, ये सेकंड विकेट कीपिंग ऑप्शन हो गया है। अर्लियर हमने मोहम्मद रिज़वान को डिस्कस किया है, एंड नाउ साहबज़ादा फ़रहान। देन हसीबुल्लाह खान, ये बलोचिस्तान से आए हैं जी, बड़ा अच्छा प्लेयर है, लास्ट ईयर पीएसएल में भी अच्छा परफ़ॉर्म किया। लेकिन पीएसएल से इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट 2-3 सीज़न अब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के देखें, ओडीआई कप के देखें, तो हसीबुल्लाह बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में, और वाक़ई
डिजर्विंग प्लेयर थे कि वो पाकिस्तान टीम में ज़रूर सेलेक्ट हों, और ये भी आई थिंक विकेट कीपिंग कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है ये तीसरा विकेट कीपिंग ऑप्शन आ गया। देन इफ्तिखार अहमद है। इफ्तिखार अहमद चचा रिसेंटली खबरों में भी बहुत ज़्यादा रहे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने शिकवे शिकायत भी की, कुछ शिकवे उनके बजा भी थे, फैक्ट्स बेस्ड थे। हमने भी वर्ल्ड कप में ये बात की थी जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो रहा था कि इफ्तिखार अहमद एक ऐसे प्लेयर हैं जो ज़्यादा देर उनका वो ऊपर के नंबरों पे बल्लेबाजी करते हैं, और जितना ज़्यादा वो खेलते हैं उनकी एवरेज भी उसी हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, उनका स्ट्राइक रेट भी उसी हिसाब से बेहतर है। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा कम मौके दिए गए वर्ल्ड कप में उन्हें, जिसका बिल्कुल लोअर नंबर्स पे बल्लेबाजी थी। कई मैचेस में उनकी बल्लेबाजी इत्तफाकन जल्दी भी आ गई क्योंकि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जल्दी आउट होता रहा, लेकिन वो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे कि शायद उन्हें फिनिशर बना के रख दिया गया, ये जी आखिरी 10 बॉलें खेलेगा, आखिरी 15 बॉलें खेलेगा। देखिए जो आपके मेन हिटर्स हैं, लाइक टी20 में तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बॉलें खेलनी टी हिटर्स को चाहिए। एज अर्लियर मैंने फ़खर जमान की बात की, जिस तरह के वो एक मेन हिटर हैं, तो वो पाकिस्तान टीम में जैसा लोअर नंबर्स पे आते रहे, तो इससे प्लेयर्स का एक्सपोज़र बड़ा कम हो जाता है। आगे ही 120 बॉलें बड़ा महदूद सा टाइम फ्रेम होता है, और उसमें भी आप एक अपने मेन प्लेयर को इंतहाई कम यूटिलिटी दे रहे हैं, तो इससे टीम का भी नुकसान होता है। तो लेट्स सी, इफ्तिखार अहमद बॉलिंग ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। इफ्तिखार अहमद देखें ऑब्वियसली इस बार बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, टी20 क्रिकेट में बहुत लीथल है। देन आज़म खान। आज़म खान एक बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है बिकॉज़ आज़म खान पाकिस्तान के लिए पहले भी टी20 क्रिकेट खेल चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने अपना डेब्यू किया था, और दुनिया में लीग क्रिकेट में इन्होंने अपना बड़ा नाम बनाया। देखें आज़म खान पे पहले एक टैग लगा दिया गया जी। हमारे यहाँ ये मसला है कि जो प्लेयर किसी का बेटा होता है, किसी का भांजा होता है, किसी का भतीजा होता है, किसी का नवासा होता है, किसी का पोता होता है, उस पे ये टैग बड़ी जल्दी यहाँ पे लग जाता है जी कि ये फलाने की सिफारिश से है। कहीं न कहीं ये बात सच भी होती है, ऐसा होता नहीं है। आज़म खान भी जब पहली बार टीम में सेलेक्ट हुए तो कहा गया जी मोइन खान के साहबज़ादे, और फिर नदीम उमर कह रहा हूँ सॉरी, नदीम खान जो डायरेक्टर मैनेजिंग थे एनसीए में, ये उनका वो इनके चाचू हैं आई थिंक, तो उनकी वजह से टीम में आ गए। 5 मैचेज़ ये खेले भी, 7 रन इन्होंने बनाए, बट इनकी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है बिकॉज़ काफ़ी हेल्दी हैं ऑब्वियसली, लेकिन अब जितने ये हेल्दी हैं, ये उससे वापस आ नहीं सकते। देखें, कुछ मेडिकल स्टडी भी होती है कि इंसान की बिकॉज़ जितना इनका एक बचपन से ही वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उससे अब वो ज़ाहिर है वो इस तरह मेरी लुक में तो नहीं ना आ सकते, ठीक है? वो उनकी अपनी एक स्पेसिफ़िक लुक है, लेकिन वहाब रियाज़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया, और वहाब रियाज़ ने इसका जवाब तो अच्छा दिया कि स्किल मैटर कर रही है। देखिए स्किल वाइज़ अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान में इससे पहले कई एक ऐसे प्लेयर थे जिनकी स्किल बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्हें दूसरी वजूहात पे टीम से ड्रॉप कर दिया गया। उमर अकमल इसकी एक मिसाल है। उमर अकमल एक बड़े स्किलफुल प्लेयर थे, लेकिन उनके डिसिप्लिन के और उनके एटीट्यूड के मसलों को बना के उन्हें टीम से उड़ा दिया गया। अहमद शहजाद एक बड़ी ज़िंदा मिसाल है। अहमद शहजाद एक बड़े स्किलफुल प्लेयर थे, लेकिन उनके बारे में भी बस यही है, डिसिप्लिन नहीं ठीक, इसका फलां नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, उसको टीम से उड़ा दिया गया। इस तरह की और कई मिसालें अब बीच में घूमना शुरू करेंगे तो बहुत सारी निकल आएँगी ना, लेकिन अब आज़म खान को सिलेक्ट किया गया, और अब आज़म खान अपनी परफ़ॉर्मेंस पे आए हैं। रिसेंटली जैसा उन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में टी20 का जो वह चीड़-फाड़ की है ना, अब वो वाक़ई डिज़र्व करते थे पाकिस्तान टीम में आना, और इस तरह का एक प्लेयर नंबर 6-7 पे आपको चाहिए, जो आके सिंगल हैंडेडली मैच को बदल कर रख सके, ठीक है? क्योंकि पिछले 3-4 सालों में आपने बहुत ज़्यादा ट्राई आउट किए हैं। अब भाई 50 ओवर में देख लें, टी20 में देख लें, ऐसे कई एक प्लेयर्स ट्राई आउट किए गए। हुस्निल शाह एंड देन उसके बाद आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद भी बहुत ज़्यादा ट्राई आउट हुए, दानिश अज़ीज़ हो गए, कई एक और प्लेयर्स भी आपने इन नंबरों पे, हसैन तलत आए थे, वो बहुत ज़्यादा इस पे टेस्ट ऑन हुए, लेकिन कोई आपको एक सस्टेनेबल प्लेयर नहीं मिल सका। तो व्हाई नॉट आज़म खान? आज़म खान को आप ट्राई आउट करें, वो एक ऐसा प्लेयर है जिसके बाद सिक्सेस बहुत ज़्यादा है, जैसा भारी भरकम भी है, लंबे छक्के लगा सकता है, तो वो आपको ज़रूर, 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 ज़रूर परफ़ॉर्म करवा के दे सकते हैं। तो आज़म खान एक बहुत बेस्ट चॉइस होंगे पाकिस्तान के लिए। उनको सेलेक्ट भी किया गया, और वो मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे भी, और आज़म खान अगर खेलेंगे तो आज़म खान एज़ ए विकेट कीपर ही खेलेंगे, क्योंकि मोहम्मद रिज़वान को फील्ड करनी पड़ेगी, मेरा ख्याल है उनके ग्लव्स उतारने पड़ेंगे, तो चेंजेस नज़र आएँगी जी पाकिस्तान की 11 में। देन उसके बाद आमिर जमाल हैं। आमिर जमाल रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया, और डेब्यू पे ही उन्होंने 6 विकेटें ली। 14वें प्लेयर बने पाकिस्तान के जो डेब्यू पे 5 से ज़ायद विकेटें लेने में कामयाब हुए। देन उसके बाद अब्बास अफरीदी हैं। अब्बास अफरीदी एक ऐसा प्लेयर है, ये भी पाकिस्तान के उमर गुल हैं जो कोच है पाकिस्तान के इस टाइम। उनके आई थिंक भतीजे हैं या भांजे हैं, मुझे सही कन्फर्म नहीं है। लेकिन अब्बास अफरीदी का नाम लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा खबरों में रहा। बिकॉज़ लास्ट ईयर जब पीएसएल 8 हुआ था, लास्ट ईयर नहीं बल्कि इसी ईयर, वो भी न्यू ईयर आ रहा है ना, तो वो हम उसके फ्रेम ऑफ माइंड में जा रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता।
तो जो अब्बास अफरीदी हैं वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, सबसे ज़्यादा उनकी विकेट्स थी। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जब अफ़गानिस्तान की सीरीज़ हुई, तो उसमें पीएसएल के बाकी परफ़ॉर्मर तो सेलेक्ट हो गए, ज़मान खान सेलेक्ट हो गए, उसमें एहसानुल्लाह सेलेक्ट हो गए, लेकिन अब्बास अफरीदी नहीं सेलेक्ट हुए। अब्बास अफरीदी को ना उस सीरीज़ में सेलेक्ट किया गया, ना न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ में सेलेक्ट किया गया, ना इमर्जिंग एशिया कप में सेलेक्ट किया गया, ना एशियन गेम्स जो हुए थे, वहाँ पे भी सेलेक्ट नहीं किया गया। तो अब्बास अफरीदी को बिल्कुल साइडलाइन रखा गया, लेकिन अब्बास अफरीदी ने परफॉर्मेंस अपनी जस्टिफाई की। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रिसेंटली जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ, आई थिंक वहाँ पे उन्होंने 15 विकेट्स ली और अब वो दोबारा टीम में आए। देखिए अच्छी बात है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है। पीएसएल की उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप उसी परफॉर्मेंस पे आप उन्हें टीम में ले आएँ। हो भी जाता है, पाकिस्तान में ऐसा होता ही है, जो पीएसएल में परफॉर्म करेगा वो आ जाएगा। पीएसएल तो नेक्स्ट टू पाकिस्तान टीम हो गया ना, आपने वहाँ परफॉर्म करना है, फट यहाँ आ जाएंगे। लेकिन ठीक है, वो एक प्रोसेस में रहे, उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए लंबे स्पेल्स कराए होंगे एंड देन उसके बाद अब उन्होंने डोमेस्टिक टी20 में परफॉर्म किया है और अब वो टीम में एक प्रोसेस के तहत आए हैं ना। कोई ये नहीं कह सकता जी कि ये एक ही बार परफॉर्म करके आ गया है या फलाने की कॉल पे आ गया है, फलाने का रिलेटिव है, तो दैट्स ऑल थिंग्स मैटर। देन मोहम्मद वसीम जूनियर है, मोहम्मद वसीम जूनियर को भी सिलेक्ट किया गया। व्हाइट बॉल में अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, लेकिन इनके बारे में अभी तक कोई खबरें क्लियर नहीं है कि आया ये टीम के साथ होंगे या नहीं। कुछ इंजरी की बातें इनकी चल रही हैं, अब लेट्स सी क्या बनता है इनका। देन उसके बाद मोहम्मद नवाज, देखिए मोहम्मद नवाज को सिलेक्ट किया गया, लेकिन क्या आया मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस थी कि वो सिलेक्ट हो सके टीम में? आई थिंक मोहम्मद नवाज को अपनी परफॉर्मेंस की वजह से शायद ना सिलेक्ट किया गया हो, कुछ दूसरे अवामिल इसमें इन्वॉल्व थे। लाइक आपने शादाब खान को ड्रॉप कर दिया, शादाब खान की इंजरी का इशू बना या जो भी है, उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं ठीक, आपने उन्हें ड्रॉप कर दिया, ठीक है। एंड देन मोहम्मद नवाज का जो एक मल्टीप्लेयर था इमाद वसीम, उन्होंने जैसे वहाब रियाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन भी किया था कि इमाद वसीम ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, तो डेट्स वाई उन्हीं जैसा एक ऐसा प्लेयर था, वो उसने रिटायरमेंट, वो चले गए हैं, तो अब हमने मोहम्मद नवाज को ट्राई करना है। लेकिन देखिए मोहम्मद नवाज को अपनी परफॉर्मेंस जस्टिफाई करनी पड़ेगी, अगर वो अपनी परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं करेंगे तो बाहर ही होंगे, ज़ाहिर है ऑब्वियसली, और तो कोई चारा है नहीं। देन अबरार अहमद है, अबरार अहमद एक अच्छा प्लेयर ज़रूर है, लेकिन अबरार अहमद का व्हाइट बॉल में बहुत शोर मचा कि इन्हें भी खिलाएं जी, खिलाएं खिलाएं, वर्ल्ड कप में इन्हें बिठाए रखा गया। अब ये ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ प्रैक्टिस मैच इन्होंने खेला, लेकिन वहाँ पे ये पिंडली की इंजरी का शिकार हो गया। इंजरीज तो पाकिस्तान टीम में इन दिनों लाइन लगी हुई है ना, इंजरीज की, इंजरीज तो कोई मसला ही नहीं चल रहा है इन दिनों पाकिस्तान टीम का। तो अबरार अहमद इंजरी के शिकार हो गए। देन उसके बाद उसामा मीर है, उसामा मीर रिसेंटली गए हैं बिग बैश खेलने के लिए, अब बिग बैश के लड़कों की बात हो रही है, तो उसामा मीर एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट ज़रूर है, टी20 क्रिकेट में बड़ा यूटिलिटी बॉलर साबित हो सकते हैं, पीएसएल में भी बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। देन हारिस रऊफ हैं, हारिस रऊफ इन दिनों बहुत ज़्यादा खबरों में रहे जी कि उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने से मना कर दी। देखें अब ये तो दोनों साइडों का कोई मौक़िफ़ सामने आए फिर इस पे बात ज़्यादा हो सकती है। इस बार वो ऐसे गए हैं खेलने के लिए, बिग बैश लीग खेलने गए हैं, बट कोई ऐसे बड़ी परफॉर्मेंस इस बार उनकी नज़र आई नहीं, एक बार बस पैड पहने बगैर आ गए थे। देन उसके बाद ज़मान खान है। ज़मान खान आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं जी। ज़मान खान एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है पाकिस्तान टीम के लिए, और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रिसेंटली बिग बैश में नज़र आ रही है, ग्लेन मैक्सवेल तक को नहीं उन्होंने हिलने दिया और वो मैन ऑफ द मैच भी बने एक मैच में। तो ज़मान खान पाकिस्तान के लिए टी20 में एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है, और बिकॉज़ ये डेथ ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग करा सकते हैं, तो दैट्स व्हाई ज़मान खान का इंक्लूजन मेरी नज़र में तो बड़ा अच्छा हुआ है। लेकिन अगर हम ओवरऑल जाके पाकिस्तान टीम की एक लुक देखने की कोशिश करें, देखें पाकिस्तान टीम ने बहुत ज़्यादा ओपनर सेलेक्ट किए हैं, विकेट कीपर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं देखना चाहूँगा फ़खर ज़मान कहाँ पे खेलते हैं, बाबर आज़म और रिज़वान की क्या पोजीशन होती है। अगर बाबर नीचे आते हैं तो फ़खर ज़मान ऊपर जाएँगे या साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। अगर साइम अयूब ओपनिंग करते हैं और बाबर 3 पे आते हैं तो फ़खर ज़मान 4 पे आया खेलेंगे। आज़म खान का कौन-सा नंबर होगा, और विकेट कीपिंग में अगर आज़म खान को ट्राई करते हैं तो रिज़वान एज़ ए प प फील्डर खेलेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी देखने को मिलेंगी, बड़ा ज़्यादा मसाला अभी पड़ा हुआ है जी। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, अभी बड़ी पाकिस्तान के 5 मैचेज़ हैं, लेकिन जो कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट होने, डोमेस्टिक में कह रहा हूँ, लेकिन जो कैंप लगेगा वहाँ पे भी पाकिस्तान के जो एडिशनल प्लेयर्स कॉल ऑन किए गए हैं प्रिपरेटरी कैंप के लिए फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज़, उनमें अहमद शहजाद हैं जी। अहमद शहजाद रिसेंटली बहुत ज़्यादा खबरों में भी रहे, उन्होंने पीएसएल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। रिसेंटली उन्होंने डेली डेली पाकिस्तान को इंटरव्यू दिया, यासिर शामी साहब को, वहाँ पे उन्होंने कुछ बातें भी की कि कोयटा वाले उनकी बात नहीं सुनते थे, वो कभी कोयटा में जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि कोयटा के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, लेकिन कोयटा ने उनके साथ शायद इंसाफ नहीं किया। तो
अहमद शहजाद काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं। देखिए, मैंने एज़ अर्लियर भी मेंशन किया कि कुछ प्लेयर्स के साथ ये यहाँ पे होता ही है। उनकी स्किल इतनी मैटर नहीं करती जितना उनका उनको डिसलाइकिंग, लाइकिंग का शिकार कर दिया जाता है। तो अहमद शहजाद शायद इसी किसी चीज़ का शिकार हो गए। देन मोहम्मद हारिस हैं। मोहम्मद हारिस के बारे में जी ड्रॉप कर दिया गया, ये मिस्टर 360 मिस्टर गूगल बने हुए हैं पाकिस्तान टीम के। लेकिन वहाब रियाज ने इनके बारे में कहा जी कि अभी हमारा जो सेटअप बन रहा है हम उसमें इन्हें रेस्ट दे रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल रेस्ट की कोई लॉजिक ऐसे बनती है, बिकॉज कौन सी कोई पूरे मुल्क का इन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स अपने सर पे उठाए हुए थे। लेकिन ठीक है, बिकॉज आपने ऑलरेडी 4-5 विकेट कीपर सेलेक्ट कर लिए हैं, तो वहां पे अगर मोहम्मद हारिस से एक और विकेट कीपर सेलेक्ट हो जाते तो वो भी एक इंटरमिंगल ही कुछ बन जाता, मिंगल मिंगल मामला हो जाता। तो लेट्स सी, अब इन्हें कैंपेन कॉल किया गया। आरिफ याकूब है, आरिफ याकूब ने रिसेंटली डोमेस्टिक टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है जी, एंड देन उनको सिलेक्ट किया गया है। बड़ी अच्छी बात है, डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को जरूर मौका मिलना चाहिए। मोहम्मद इमरान है, ये पेशावर के लिए रिसेंटली खेले थे डोमेस्टिक टूर्नामेंट, इनकी भी बॉलिंग बहुत ज्यादा अच्छी रही थी, इनको भी कॉल ऑन किया गया है। देन उसके बाद मोहम्मद आमिर खान है, रिसेंटली इन्हें कराची किंग्स ने सिलेक्ट किया है, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने। सज्जाद अली जूनियर है, सज्जाद अली जूनियर एबटाबाद के लिए इस बार खेले डोमेस्टिक टूर्नामेंट में और बड़ा ब्रिलियंट परफॉर्म किया है सज्जाद अली जूनियर। इज एन अमेजिंग बैटर, जैसा उनकी परफॉर्मेंस थी। और देखें, एक बड़ी जर्नी है इनकी भी, मैं अगर आपको बताऊं, बेसिकली ये मर्दान से ताल्लुक रखते हैं और लाहौर कलंदर का जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था, ये उसमें बेसिकली सेलेक्ट हुए थे और वहां से इन्होंने आगे क्रिकेट खेलना शुरू की। लाहौर कलंदर का जो टूर्नामेंट होता है प्लेयर डेवलपमेंट का, वहाँ खेले, गद्दाफी स्टेडियम में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने। एंड देन उसके बाद फिर ये इस बार एबटाबाद के लिए खेले और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। शारजा में लीग क्रिकेट भी खेल चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा T20 में अच्छे बैट्समैन साबित हो सकते हैं। लेकिन देखें, लाहौर कलंदर का ये क्रेडिट ज़रूर है। आपको लाहौर कलंदर की 100 बातों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन लाहौर कलंदर ने जिस तरह पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों से क्रिकेटर्स निकाल के दिए हैं, वो रियली अमेजिंग है। नहीं तो ये सज्जाद अली जैसे लोग ये किधर पाकिस्तान में इतना आसानी से मंजर यहाँ पे आते हैं, क्योंकि लाहौर कलंदर ने प्लेटफॉर्म दिया यंगस्टर्स को। बहुत सारे प्लेयर्स निकले यार, जमान खान इसकी मिसाल है, एहसान उल्लाह इसकी मिसाल है। बात करने जाएंगे तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे, इस पे तो पूरा मैं कहता हूँ अलहदा शो रिकॉर्ड हो सकता है कि लाहौर कलंदर ने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्या क्या फाइंड्स किए हैं। बट सजाद अली इज रियली अमेजिंग बैटर, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं। देन उसके बाद शहाब खान या शदाब खान, अब सही समझ नहीं लग रही। देन उसके बाद कामरान गुलाम है, कामरान गुलाम भी एक इंटरेस्टिंग करेक्टर है, इनको भी कॉल ऑन किया गया। एंड देन उमैर बिन यूसुफ, मेरा फेवरेट प्लेयर, पता नहीं बड़ा चीज़ है यार, इसको टीम में होना चाहिए, इसको रखो, बड़ा इंटरेस्टिंग करेक्टर है। तो उमैर बिन यूसुफ को भी कैंप में कॉल ऑन किया गया। कोयटा ने इस बार इन्हें राइट टू मैच इस्तेमाल करके रिटेन भी किया है। तो लेट्स सी क्या डायमेंशन बनती है आने वाले दिनों में पाकिस्तान के T20 स्क्वाड की, बिकॉज बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट शुरू होने जा रही हैं। लेट्स सी पाकिस्तान को शाहीन शाह अफरीदी कैसा लीड करते हैं और टीम कम्बिनेशन कैसा बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। न्यूजीलैंड की कंडीशंस में पाकिस्तान जाके कैसा परफॉर्म करता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।